नमस्कार। यूनिट फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जनरल डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हमने बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। जो उनकी पैरामैग्नेटिक वैल्यू है उसको हम बोर मैग्नेटोन में कैलकुलेट करते हैं। एंड ऑफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी given by this formula mu s equal to g root s into s plus 1. This equation is according to wave mechanics. Here mu s is magnetic moment, unit is Bohr magneton, s is resultant spin quantum number and g is gyromagnetic ratio, जिसे हम g factor भी कहते हैं। जो quantity of root s into s plus 1 is the value of spin angular momentum of the electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर जो मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो दो का सम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो root s into s plus 1 is the value of spin angular momentum and g is the ratio of magnetic moment to the angular momentum. For a free electron, G value is nearly 2. जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेज the unpaired electrons are present in the outer shell of metal ion, and in such cases the spin component is much more significant than the orbital contribution, because the orbital motion of these electrons is said to be quenched or suppressed. Therefore, the latter can be neglected in comparison to the former. जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का सम के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो वहाँ पे केवल स्पिन कंपोनेंट जो होता है उसका वो ही मोर सिग्निफिकेंट है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंस्ड और सप्रेस्ड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मायने नहीं रखती। तो इन सच केसेस द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला mu s equal to 2 into root s into s plus 1. 2 is the value of G gyromagnetic ratio, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया 2 होता है। तो इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं root 4s into s plus 1 by the putting the value of G equal to 2. s जो है स्पिन मोमेंटम, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं s equal to n into half, or we can say n by 2. n is the number of unpaired electron. तो जो किसी भी स्पिन है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है। तो when we put the value of n in this formula we can obtain this equation mu s equal to root n into n plus 2. तो जब किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में हमें उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता होती है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s इज द स्पिन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड s इक्वल टू n by 2. तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द म्यू वैल्यूज या बोर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एनी कंपाउंड. Mu s is also expressed as mu effective. EFF means effective, that is effective magnetic moment, which is depend only on the number of unpaired electron and their spin.
तो म्यू एस को ही हम म्यू इफेक्टिव कहते हैं और वो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पे डिपेंड करता है। हेंस दिस फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पिन ओनली फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन जो है वो काम में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको स्पिन ओनली फार्मूला भी कहते हैं। This the permanent magnetic moment of 3D transition elements gives important information about the number of unpaired electrons present in them. यदि हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता हो तो हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। कैलकुलेट वैल्यू for the corresponding 1, 2, 3, 4, 5 unpaired electron will be using above formula. यदि unpaired electron 1 होगा तो we can put here 1 into 1 plus 2. That means 2 plus 1 3, 3 into 1 तो रूट थ्री की वैल्यू होगी 1.73। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो हम n की जगह पे यदि 2 पुट अप करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा √8 और इसकी वैल्यू होती है 2.83। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये बोर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन और कंपाउंड्स। प्रीवियस में हम 4 प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर चुके हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज and complex formation. Next property, formation of colored ion. This is also an important property for transition elements. The elements of first transition series form colored ion compounds complexes due to the presence of unpaired electrons in them. क्योंकि हमने देखा है कि जो इनके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये कलर शो करते हैं। तो जितने भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे वे कलरफुल पाए जाते हैं। तो वे कलरफुल क्यों होते हैं, कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करेगा, इन सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो कोबाल्ट का जो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है पिंक कलर का होता है। कॉपर +1 आयन जो होते हैं वो D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो इस वजह से वे कलरलेस होते हैं। बट कॉपर +2 के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिनमें D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है वे कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल copper sulfate 5s2 is blue, which actually is represented by this formula, and tetraimine copper is dark blue, almost violet. Similarly, इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं। निकिल का कॉम्प्लेक्स है रेड है यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिगेंड के साथ में है। अगर निकिल का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है तो वो ब्लू है। तो हम इन सब पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे कि मेटल सेम है, ट्रांजिशन मेटल सेम है, लेकिन लिगेंड्स चेंज होते ही उनका कलर भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं वेनेडियम का कंपाउंड है पेल येलो इन कलर, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड है येलो इन कलर है, मैंगनीज कॉम्प्लेक्स पर्पल इन कलर, टाइटेनियम ग्रीन कलर। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। तो मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कलर कि किस टाइप के लिगेंड के साथ वो मेटल जुड़ा हुआ है और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। द मेटल आयन विथ कम्प्लीटली एम्प्टी और कम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें यदि मेटल आयन या तो कम्प्लीटली फिल्ड है D10 कॉन्फ़िगरेशन है या कम्प्लीटली एम्प्टी है तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो वे कलरलेस होंगे। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +3 D0 कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम +4 इज आल्सो D0 कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर +1 एंड जिंक +2 D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो कलरलेस या वाइट इन कलर होंगे। कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो करता है, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा। तो मेन पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कोई भी कॉम्प्लेक्स कर सकता है, पर वो रेडिएशन किस रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो यूवी विजिबल रेंज में होगी तो हमें वह कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखाई देगा।
तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन बाय एटम। उस एटम, आयन या मॉलिक्यूल के द्वारा अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, तभी वह कलर शो करेगा। एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 400 to 700 नैनोमीटर। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखते हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। उनमें यदि 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तभी वह कंपाउंड कलर शो करेगा। वेवलेंथ नॉट एब्जॉर्ब्ड आर ट्रांसमिटेड। जो वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है, और जो ऑब्जर्व्ड कलर होगा दैट वन कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब कलर। जो भी कलर को वो कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। ये बेसिक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जर्व्ड कलर जो होगा वो एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। इसे आगे हम कलर व्हील से भी डिस्कस करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करें तो यूवी विजुअल रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। 400 नैनोमीटर पे कलर वायलेट से स्टार्ट होकर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में हायर एनर्जी चाहिए तो कम वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसका पूरक कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। यदि लोअर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में तो वो इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। Occurs only if radiation has the energy needed to raise an electron from its ground state to an excited state। कलर क्यों शो होता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे एक्साइटेड होता है और उस एक्साइटेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी उसको चाहिए होती है वो इस रेंज की एनर्जी यदि हो तभी वह कंपाउंड कलर शो करते हैं। That is from lower to high energy orbital, excitation of electron from lower to high energy orbital, light energy will absorb and energy difference between the ground state and excited state। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो किसके इक्वल होती है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो यदि लाइट एनर्जी के इक्वल होगा तो वो कंपाउंड कलर होगा। तो कलर और कॉम्प्लेक्स आयन को डिस्कस करने से पहले हम कलर व्हील के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दिस इज नॉन एज कलर व्हील। ये डिफरेंट कलर से बनकर बना हुआ होता है और इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जो कलर एब्जॉर्ब होता है, मान लीजिए वायलेट कलर की रेडिएशंस को वो कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो हमें वहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह से यदि येलो कलर की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो कंपाउंड हमें वायलेट कलर का दिखाई देता है। तो एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें वहां पर दिखता है। ये मेन पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर अपीयर्स एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर इन कॉजेज लोअर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू गो अप टू हायर डी ऑर्बिटल स्टेट। कलर क्यों दिखाई देता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में एक्साइट होता है तो उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और उसके अकॉर्डिंग में कलर शो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट किक्ड आउट, मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है और जिन रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस आर आइदर G0 D10। हम प्रीवियस में बता चुके हैं, यदि एम्प्टी होगा डी ऑर्बिटल या कंप्लीटली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। दैट in that condition the compound will be colorless। Don't have d orbitals, electrons to move up। Electron in partially filled d sublevel absorb visible light and moves to slightly higher energy d orbital। वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में मूव करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट डिफरेंट कलर। हमने देखा कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर शो करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हम पीछे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कर डिस्कस कर चुके हैं। जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो T2G और EG दो भागों में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों का बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं।
लार्जर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाई एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब्ड। यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाई एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब होगी, दैट मीन शॉर्टर वेवलेंथ। स्मॉलर द डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल है तो लोअर एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब होगी, लोअर एनर्जी मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ, बिकॉज E इक्वल टू एच न्यू, या हम कह सकते हैं E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अर्थात लोअर एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन से एब्जॉर्ब होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जो होता है वो दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लिगेंड्स एंड मेटल। अगर मेटल सेम है, लिगेंड्स डिफरेंट है, तो भी डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और लिगेंड सेम है लेकिन मेटल डिफरेंट है तो भी डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी। फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा करस्पॉन्ड टू एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। एब्जॉर्प्शन रीच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर डी सबसेल टू हायर डी सबसेल। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो डेल्टा वैल्यू होती है वो विजिबल लाइट की रेंज में होती है जनरली, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन लोअर डी सबसेल से हायर डी सबसेल में एक्साइट हो जाता है। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमियम मेटल सेम है लेकिन इन सब के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे फ्लोराइड लिगेंड है, वाटर एक्वा लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है एंड साइनाइड लिगेंड है। जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने देखा कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। व्हाट इज दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो T2G और EG लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसमें पाई जाएगी। दिस इज द वीकेस्ट लिगेंड, तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंट है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कम चाहिए। एनर्जी कम चाहिए मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेगा और उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा, दैट इज कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर। जैसे जैसे लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, दिस इज द वीकेस्ट लिगेंड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अर्थात दोनों ऑर्बिटल्स जो T2G और EG हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो उस पर एब्जॉर्ब होने वाली लाइट रेडिएशंस चेंज होती जाएंगी, जिसकी वजह से इन सब में कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड एंड नेचर ऑफ मेटल। तो इस एग्जांपल के द्वारा हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड चेंज हो रहे हैं उनमें कलर चेंज हो रहे हैं। सेम चीज को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलेस्ट डेल्टा, दैट मीन्स वीकेस्ट लिगेंड इधर होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड राइट साइड में होगा। तो लेफ्ट टू राइट यदि हम मूव करते हैं तो उनकी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यदि हम यहाँ पर कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल देखें, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, एक्वा, अमोनिया, थिलीन डायमीन, साइनाइड। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिगेंड और वी कैन सी वीक फील्ड लिगेंड। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लास्ट में साइनाइड लिगेंड आ रहा है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड एंड दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वी कैन सी टिल S2 these are the weak field ligand, all the halides are weak field ligand, then ammonia, बेसिकली ये तीन लिगेंड्स आप ध्यान रख लीजिए जो कि जिनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स अमोनिया, एथिलीन डायमीन और साइनाइड से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये इनमें T2G EG स्प्लिटिंग में डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी।
एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। यदि हम कलर ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन की बात करते हैं तो ये टाइटेनियम 3D सीरीज का मेटल है और ये 6 वाटर लिगेंड्स के द्वारा घिरा हुआ है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर पाई जाती है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है D1S0 3D1 4S0 कॉन्फ़िगरेशन, और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाती है और कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है T2G1 EG0। ठीक है, तो कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है या मेटल का हम कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं T2G1 EG0 है। जब हम इस पर विजिबल लाइट की रेडिएशंस डालते हैं तो उसमें से ये येलो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये लगभग ये जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसका है 500 to 600 के बीच में, ये यहाँ पर येलो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है मेनली, और येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो वायलेट कलर होता है। तो absorption due to absorption of light, electron will be excited from the T2G level to high energy level EG, or configuration will change into T2G0 EG1, or in this condition the compound will absorb yellow light and will show color violet in color। अर्थात यह येलो लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो आपकी होगी वायलेट, और हमें देखने में कंपाउंड वायलेट कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन मेटल से बनने वाले कॉम्प्लेक्सेज हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कलर्ड कोई भी कंपाउंड कलर कब होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज है कैटालिटिक एक्टिविटी। ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। सबसे पहले वी शुड डिस्कस व्हाट इज द कैटालिटिक एक्टिविटी। A catalyst is a substance which alters the rate of reaction by providing an alternating reaction pathway with a lower activation energy। आप कैटेलिस्ट और एंजाइम्स, बायोलॉजी में जिसको हम एंजाइम कहते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको कैटेलिस्ट कहते हैं। तो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो कि व्हाट इज कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट इज ए सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिंग रिएक्शन पाथवे, दूसरा पाथवे, शॉर्टकट पाथवे यूज करते हुए विद ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत होती है, उस सब्सटेंस को हम कैटेलिस्ट कहते हैं। तो ये जो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्यों करते हैं ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। कैटलिस्ट प्ले एन एसेंशियल रोल इन केमिकल इंडस्ट्री। मेनली जो कैटलिस्ट का यूज होता है वो केमिकल इंडस्ट्री में होता है। वाई? एज दे अलाउ केमिकल प्रोसेस टू प्रोसीड एट एन इकोनॉमिकल रेट, अर्थात उसको एक इकोनॉमिकल रेट पे उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसका यूज होता है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड देयर कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। Their availability in variety of oxidation state makes them capable of forming intermediate product with various reactant, and their tendency to form interstitial compound which can absorb and activate the reacting species facilitate their application as catalyst। तो ये कैटलिस्ट के रूप में क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनमें एक तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है जो उन्हें कैपेबल बनाती है फॉर्मिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विथ वेरियस रिएक्टेंट। डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं और वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स यदि हम देखते हैं तो निकिल का जो यूज है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना, एल्काइंस को एल्केन्स में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हम फाइनली डिवाइडेड निकिल का यूज करते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन में हम मैंगनीज ऑक्साइड का यूज करते हैं। इसी तरह से टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 is used as catalyst for polymerization of ethene in manufacture of polythene। आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब पढ़ते हैं उसमें इथीन पॉलीथीन फॉर्मेशन में इस कैटलिस्ट का हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो बोलते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज्ड इन catalytic oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the contact process of manufacture of
सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम यूज करते हैं। इसी तरह से आयरन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन प्रोसेस। अमोनिया की जो फॉर्मेशन होता है उसके अंतर्गत हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। कॉपर एक्ट एज कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ CH3 twice SiCl2 ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के सिंथेसिस में हम कॉपर को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। एंड कॉपर एंड वेनेडियम इज यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 इज ऑल्सो इन पॉलीमर, और जब हम पॉलीमर रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उनमें भी हम यहाँ पे कॉपर और वेनेडियम को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। आयरन थर्ड आयन catalyze the reaction between iodide and peroxide disulfide ion। तो ये कुछ एग्जांपल जो हम कैटलिस्ट जिनमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड होमोजीनियस कैटालिसिस। तो शॉर्टली हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हेट्रोजीनियस से आप by name you can understood what is heterogeneous। heterogeneous catalyst is in different state of matter than the reactant। अर्थात reactant और catalyst यदि different state में हो, मतलब कोई एक liquid है दूसरा solid है या catalyst solid है तो reactant liquid है और vice versa। For example reactant में भी gases and catalyst है solid। फिजिकल स्टेट यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की डिफरेंट होती है तो उसको हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू यूज द 3d and 4s इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वीक बॉन्ड्स टू स्मॉल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेक देम इफेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जो उनकी 3d और 4s में एनर्जी डिफरेंस कम होता है इसकी वजह से वे आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से वे इफेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं एज दे प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कम टुगेदर विद द करेक्ट ओरिएंटेशन। व्हाट इज होमोजीनियस कैटलिस्ट? यदि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। That means homogeneous catalysts are in the same state of matter as the reactant। अर्थात दोनों की state of matter same होती है। The ability of transition metals to show variable oxidation state allows them to be very effective homogeneous catalyst in redox reaction। उनकी variable oxidation state property की वजह से वे homogeneous catalyst के रूप में यूज किए जा सकते हैं। And homogeneous catalysts are the fundamental biological importance। अर्थात उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। तो ये हमने कैटलिस्ट प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हमने आज डिस्कस किया है। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।